हेलो दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 2018 की प्रथम पाली जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग बिना विलम्ब किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ में किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो आज बताइए, जितने भी डॉक्टर सभी हैं वो दांत को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं और किस दर्पण में बताइए कि बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। तो देखिए, जो अवतल दर्पण है इसमें बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है या उत्तल लेंस कहलाता है या अवतल या उत्तल दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका उत्तल लेंस है ये अपसारी लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अपसारी लेंस कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। जो आँख की पुतली होती है उसको कौन नियंत्रित करता है। तो आपको याद रखना है परितारिका। कौन रखता है बाबू? परितारिका नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो बोला दूरदृष्टि, एक मिनट, बोल रहा है किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो ज़्यादा दृष्टि दोष है, ज़्यादा दूरदृष्टता, इसी से दूर किया जा संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। पाँच नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बोल रहा है प्रश्न कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो आपको बताना है कि जो एक प्रयोग अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्पण की फोकस दूरी, जो दर्पण की फोकस दूरी है उसे किससे प्राप्त करना है। तो आपको याद रखना है कि जो दर्पण तथा पर्दे के बीच दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, दोनों को प्राप्त करना, यानी कि सी होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका, देखिए 6 नंबर प्रश्न, शब्दकोश के छोटे अक्षरों के पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। बोल रहा है कि शब्दकोश के जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं आप पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो 5 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कौन बाबू? 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस जो है इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो आपको याद रखना है कि विभव हो या विभवांतर हो, उसका एसआई मात्रक आपका क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 8 नंबर प्रश्न बोला है लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या नियंत्रित परिवर्तित होता है। तो आपको याद रखना है बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है बाबू? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 9 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आपको याद रखना है ऊपरी मुखी। क्या बाबू? ऊपरी मुखी होगी। क्या होगा? ऊपरी मुखी, ठीक है। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 10 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन के सामने है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने
परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आधे हैं आधे परिवर्तन होता है, माने कि हम बता रहे हैं कि जैसे कि तांबे के तार एक आयताकार कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र का घूर्णन करती है वो कितना करती है घूर्णन, आधा करती है। आपको याद रखना कितना करती है बाबू, आधा करती है। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न करते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है क्या, शून्य है, शून्य है। इसके सिर की ओर जाने से घटता है क्या, इसके सिर की ओर जाने से बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो आपको याद रखना है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। 11 के क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न देते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 12 नंबर प्रश्न है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है। तो हम बताए होंगे सौर कुकर के लिए हम हमेशा क्या किसका उपयोग करते हैं बाबू, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है कि जो सभी प्रकाश की किरणें होती हैं एक जगह इकट्ठा करता है। ठीक है, माने अभिसारित करता है किरणों को। ठीक है, चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन का मुख्य बोल रहा प्रश्न कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता था। प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, किसके लिए, मिट्टी के लिए, वृक्षों के लिए, जल के लिए, बिजली के लिए। तो आपको याद रखना है चिपको आंदोलन वृक्षों के लिए हुआ था, जो किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन किए थे बाबू, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। प्रश्न है कि किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका होता है सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है बाबू, CaOH का होल ट्वाइस। 14 के बी। ठीक है, चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, 15 नंबर प्रश्न आपका है इस तरह है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस 2NaCl को उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए आपको याद रखना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए जो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न देते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, 16 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भूजा हुआ चूना है। तो आपको याद रखना है कि भूजा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए जो भूजा हुआ चूना है उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, जो बिना भूजा हुआ उसका क्या होता है बाबू, CaO होता है। ठीक है, CO संगमरमर का सूत्र क्या होता है बाबू, CaCO3 होता है। संगमरमर का होता है CaCO3। ठीक है, चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो आपको याद रखना है जलीय विलयन का pH मान आपका जो आपका 7 से क्या होता है बाबू, pH मान बोल रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। कितना होता है बाबू, 7 से अधिक होता है। 17 के बीच। ठीक है, चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि बक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। बक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम जो है धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम जो है धातु का क्या है बाबू, महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, लोहा एवं इस्पात का जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, प्रश्न आपका ये है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो जिंक होता है इसकी परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई बाबू, जिंक की परत। लोहा और इस्पात पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, 20 नंबर प्रश्न है कि किस रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका जिप्सम होता है इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है बाबू, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न होते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि प्रोपेन में उपस्थित पर्यात्मक समूह कौन है। तो प्रोपेन में आपका हो जाएगा जो CO है, CO यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो हम लोग 22 नंबर प्रश्न लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका
देखिए जितने भी 2018 से पहले के प्रश्न थे सभी 20 प्रश्न पूछे जाते थे। जब 2018 का प्रश्न चालू हुआ तो वहाँ पे 40 प्रश्न है, ठीक है। तो हम 40 प्रश्न को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है 40 का, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है बाबू, एथेनोइक अम्ल होता है, यानी कि 22 के ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि विद्युत अपघटनी का परिकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, यानी जो अशुद्ध धातु होता है उसको कैसे बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो एनोड होता है, एनोड धातु होता है, इससे बनाया जाता है। क्या होता है वो, एनोड धातु अशुद्ध धातु से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, चलिए हम 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि अष्टक सिद्धांत में किसने स्थापित किया है। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया है, तो आपको याद रखना है कि जो न्यूलैंड्स वो अष्टक सिद्धांत को स्थापित किया है, ठीक है बाबू। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्लीज 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। तो आपको याद रखना है कि आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म आपका जो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ठीक है। माने आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग कैसे देखते हैं, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन देखते हैं हम लोग, परमाणु संख्या के आवर्त फलन देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो आपको याद रखना है कि लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है आपका देखिए जो आपका OH माइनस आयन है, ये क्या करता है, OH माइनस याद करिए, जो OH माइनस आयन है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो OH माइनस आयन है क्या करता है बाबू, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। हम लोग चलिए 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आपको बताना है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वाहन द्वारा, ठीक है, जल का वाहन द्वारा, ठीक है। चलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न देते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो आपको यह बोल रहा है प्रश्न कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है तो ATP के रूप में जाना जाता है। किसे बाबू, ATP के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो आपको बताए होंगे हम कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो रंध्र होता है उसमें होता है। किसमें होता है बाबू, रंध्र में होता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर के पंप किया जाता है किसके द्वारा। हृदय से रक्त रुधिर क्या बाबू, रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। तो आपको याद रखना है कि निलय द्वारा। किसके बाबू द्वारा, निलय द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बाबू, निलय द्वारा किया जाता है, ठीक है। 30 के B हो जाएगा। चलिए हम लोग 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। ये 2017 में भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो आपको याद रखना जो एब्सिसिक अम्ल है ये क्या है बाबू, हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। हम लोग चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि जड़ का अवधामी वृद्धि है। जड़ का अवधामी वृद्धि कौन सा है। तो आपको याद रखना जो जड़ का वृद्धि करता है उसको क्या कहते हैं बाबू, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। 32 के B। चलिए हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि पांस मेंडुला अनुमस्तिष्क किसका भाग है। बोल रहा है पांस मेंडला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है। तो आपको याद रखना है बाबू कि जो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है इसका ही भाग मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया है, या वमन करना या चबाना लाराना। देखिए वमन माने उल्टी, जो वमन है, चबाना है, लार है, ये सब क्या है, मुंह की क्रिया। जो हृदय का धड़कना है ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया। क्या है बाबू, अनैच्छिक क्रिया है। सॉरी वमन या लाराना या हृदय को धड़कना ये क्या है। तो आपको बताना है कि हृदय का धड़कना हो जाएगा, ठीक है, हृदय का धड़कना।
चलिए हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बोला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, तो आपको याद रखना है कि जो आपका ईस्ट होता है इसमें होता है। आपको बताएंगे कि मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बाबू, तो ईस्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए हम लोग 36 नंबर प्रश्न होते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें, शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है। तो 36 नंबर प्रश्नों का आपको याद रखना है कि जो वृषण होता है इसमें निर्माण होता है। किसमें होता है, वृषण में होता है, यानी 36 के ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, माने जो फूल होता है उसका कौन सा भाग फल बनाता है। तो आपको याद रखना है बाबू, जो अंडाशय होता है क्या करता है, फल बनाता है। अंडाशय क्या करता है बाबू, फल बनाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आते हुए। ठीक है, चलिए हम लोग बाबू देखिए पाया जाता है किसमें, तो बाबू आपको याद रखना है जो स्त्री होती है उनमें XX का गुणसूत्र पाया जाता है, नहीं स्त्री में पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र किसमें पाया जाता है बाबू, तो स्त्री में पाया जाता है। चलिए हम लोग 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका का गुणसूत्रों में कितने युग्म में होते हैं। देखिए युग में पूछेगा, अगर आपको युग में पूछेगा तो आपको बताना है कितने पर है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों का युग में होते हैं, तो जो आपका 23 जोड़ी होते हैं। कितने बाबू, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 40 नंबर प्रश्न होते हैं। 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं तो जो आपका घास और पुष्प यानी चमड़ा, देखिए पुष्प, घास, पुष्प और चमड़ा है ये भी हो सकता है, और जो केक, लकड़ी एवं घास है ये भी हो सकता है। नहीं, आपको याद रखना है ये जो A और D है ये सभी हो सकता है। ठीक है, ये करते हैं जितने भी प्रश्न थे हम प्रश्न को करा चुके हैं। और चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा